दोस्तों, इंसान की ज़िद और उसका गुस्सा कई बार उसे जीवन के सुखों से वंचित कर देते हैं। परंतु बुजुर्गों का साया अगर सर पर बना हुआ है, तो वो इन समस्याओं से निपटने का कोई न कोई समाधान निकाल ही लेते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ प्रसिद्ध लेखक श्री हरि प्रकाश राठी जी की एक और कहानी लकीरें। वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। माँ बाप ने उसे नाजों से पाला था। वह उनकी आंखों की पुतली थी। शादी के 6 वर्ष बाद हुई थी वह। तब डॉक्टर ने उसके पिता को बताया था, मिसेज मेहरा के आगे संतान होना संभव नहीं है। जैसे जोहरी अपने कीमती नगीने की देखभाल करता है, उसकी परवरिश भी ठाट बाट से हुई। पैदा होने से ही सोने का चम्मच उसके मुंह में रख दिया गया। उसकी हर इच्छा पूरी की जाती। बचपन में उसके पास खिलौनों के ढेर थे। पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी, बैटरी से चलने वाली रंग बिरंगी कारें, ड्रम बजाते भालू, रेशमी बालों एवं नीली आंखों वाली गुड़िया, जिसे वह रोज साथ लेकर सोती। सोने के पहले मम्मी उसके गहरे काले बालों के बीच अंगुलियां फेरते हुए लोरी सुनाती। तब उसका एक हाथ पापा के हाथ में होता। उस कोमल, अनछुई, हल्की भूरी आंखों एवं रेशमी काले बालों वाली लड़की का नाम ज्योति था। माँ बाप की आंखों की ज्योति। पापा फैक्ट्री से आते ही उसे पुकारते, मेरी प्यारी बिटिया कहाँ है? वह दौड़कर पापा से चिपट जाती। अपनी कोमल अंगुलियों से, जिनके सिरों पर अभी नाखून भी कच्चे थे, वह पापा का ब्रीफ केस संभालती। तब ब्रीफ केस उसके पाँवों को ढक लेता। फिर वह पापा को अपने दिन भर की कथा सुनाती, जिसमें कुछ मम्मी की शिकायतें होती, कुछ गुड़िया की। वह पापा को गुस्से भरी आंखों से मम्मी को घूरते हुए देखती। तब उसे क्या पता था, गुस्सा झूठ मूठ का भी होता है। मम्मी जब बाएं हाथ से अपना कान पकड़ती, तो उसका चेहरा गर्व से चमक उठता। पापा को उसकी पूरी कथा सुननी पड़ती। कितनी ढेर सारी बातें, कितनी शिकायतों का अंबार। एक बार पापा घर आए तो अन्य मनस्क थे। उस दिन न जाने वे क्यों उदास थे। उसे क्या पता था, बड़े लोगों का कभी कभी मूड भी खराब होता है। तब वह भी गाल फुलाकर एक कोने में बैठ गई। पापा की हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात किए बिना बेडरूम में आकर लेटने की? बाद में पापा की नज़र उस पर गई तो उसने गाल फुलाकर मुंह मोड़ लिया। पापा को कान पकड़कर 10 उठक बैठक लगानी पड़ी। उस दिन गवाह की तरह होठ दबाए मम्मी मुस्कुराते हुए एक कोने में खड़ी थी। मम्मी उसकी ज़रा सी आवाज़ सुनकर चौकन्नी हो जाती। उसकी ड्रेसों से अलमारी भरी होती। वह हमेशा अपनी पसंद की ड्रेस पहनती। वह अपना हर हठ पूरा करवाती। उसके पापा शहर के माने हुए उद्योगपति एवं गणमान्य व्यक्ति थे। उनकी फैक्ट्री सोना उगलती थी। बड़े लोगों की संतानों में थोड़े गुण कई गुना निखर कर आते हैं। घर पर रिश्तेदार एवं ऑफिस के मुलाजिम आते जाते रहते। वह सही हो या गलत, सभी उसकी प्रशंसा के पुल बांध देते। स्कूल जाते जाते उसे इस बात का एहसास हो गया कि वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान है एवं इकलौती संतानों के कुछ विशेष अधिकार होते हैं। जैसे उनका स्कूल बैग सबसे कीमती होता है। उसे स्कूल में हर रोज़ ड्राइवर छोड़ने एवं लेने आता है। उसके टिफ़िन में कुछ विशेष चीज़ें रोज़ रखी जाती हैं, जैसे केक, चॉकलेट आदि। कई बार उसकी इच्छा होती कि वह भी स्कूल बस में उसके सहपाठियों के साथ मस्ती करती हुई पहुँचे, सबके साथ मिल बांटकर टिफ़िन खाए, पर यह अधिकार उसे नहीं दिया गया। कुछ विशिष्ट सुख भगवान ने
मध्यम तबके के लिए रिजर्व रखे हैं। बचपन पंख लगाकर उड़ता है। उसके स्कूल के पौधे अब और ऊंचे हो गए थे। वह 10 वर्ष की हुई तो उसने एक बार जिद पकड़ ली, मैं कार चलाना सीखूंगी। सभी ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। ड्राइविंग सीख कर ही दम लिया। ड्राइविंग सीखते हुए कई बार दुर्घटना होते होते बची, पर ड्राइवर ने घर आकर यही कहा, बिटिया रानी कमाल की ड्राइवर है। अपनी क्लास की अव्वल लड़कियों में उसका नाम था। वह सुंदर भी थी और बुद्धिमान भी। रूप, गुण और धन की त्रिवेणी कितनी दुर्घर्ष होती है। अब वह वयस्क थी, पूरे 21 वर्ष की। शीत ऋतु के पश्चात अपने प्रतिनिधि चिन्हों के साथ बसंत मौन पदचाप से कब आता है पता ही नहीं चलता। ऋतुओं में बसंत और मानव जीवन में यौवन के एक से चिन्ह हैं। जब लताएं शाखाओं की ओर झुकने लगे तो समझो बसंत आ गया। युवक युवतियों के इर्द गिर्द भौरों की तरह मंडराने लगे तो समझो यौवन आ गया। जब लड़की लड़के को देखकर दाएं पांव के नाखून से धरती कुरेदने लगे तो समझो यौवन आ गया। जब लड़कियों की कजरारी आंखों में लाल डोरे तैरने लगे, अलहल लड़कों की मीठी बातों से लड़कियों के कपोल गुलाबी हो जाएं, जब गांव की अल्हड़ युवती गांव के अल्हड़ छोरे को मंदिर के पिछवाड़े मिलने को कहे तो समझो यौवन आ गया। कौशार्य की स्वप्निल राहों से होकर यौवन मनुष्य के जीवन में ऐसे उतरता है जैसे ऋतुओं में बसंत। वयस्क होते होते उसे लगा उसके शरीर में कुछ विशिष्ट परिवर्तन हो रहे हैं। न जाने क्यों इन दिनों वह घंटों आईने को निहारती। इसी दरमियान एमएससी करते हुए वह शरद के संपर्क में आई। लंबा, ऊंचा, 6 फुटा लड़का। उसके गोरे रंग पर बड़ी बड़ी आंखें व तीखी नाक खूब फबती। पहली ही मुलाकात में शरद ने उसका दिल जीत लिया। उसकी जिंदा दिली एवं वाक चातुर्य ने ज्योति पर मोहिनी मंत्र का काम किया। इन दिनों दोनों अक्सर कैंटीन में होते। धीरे धीरे उनका प्रेम परवान चढ़ने लगा। एक बार दोनों मार्केटिंग पर निकले तो सलवार सूट के कलर को लेकर दोनों में दुकान पर ही झड़प हो गई। तब वह ऐसी रूठी कि 10 रोज तक बात नहीं की। कॉलेज भी नहीं आई। शरद भी पूरा अकड़ू था, मनाने नहीं गया। 11वें रोज वह कॉलेज आई तो शरद से बात भी नहीं की। उसके रूठे रूप को देखकर शरद खिलखिलाकर हंस पड़ा। पास आकर कहा, अच्छा तुम जीती मैं हारा। उस दिन वह कितनी खुश थी। पापा ने शादी से पूर्व उसे समझाया कि शरद अत्यंत साधारण परिवार से है। इतने विषम आर्थिक अंतर में समायोजन कठिन होगा, पर वह नहीं मानी। शादी के बाद कुछ दिन प्रेम से बीते। शरद उसकी रूप मदिरा में आकंठ डूब गया। रूप की अग्नि को यौवन का घी मिल जाए तो फिर क्या चाहिए। वह शरद से अपनी हर बात मनवाती। दोनों एक दूसरे को जी जान से चाहते थे। पति की नाक में नकेल होनी ही चाहिए। शरद भी उसके हुस्न का दीवाना था। ज्योति को रूठने में मजा आता, उसे मनाने में। यौवन मद में डूबे हुए किस प्रेमी ने अपनी स्त्री को हठी कहा है। हठी तो वह तब कहलाती है जब रूप का नशा उतरने लगता है। तब रूठने एवं हठ करने में अंतर महसूस होने लगता है। शादी के 6 माह बाद उसके हाथ से एक जार फूट गया। उस दिन शरद का मूड ऑफ था। उन दिनों नौकरी में उसके बॉस से अनबन चल रही थी। कल ही बॉस ने स्पष्ट कहा था, मिस्टर शरद काम दिल लगा कर कीजिए, वरना मुझे कुछ दुखद निर्णय लेने पड़ सकते हैं। बॉस का गुस्सा उसने बीवी पर निकाला। देखकर काम नहीं कर सकती क्या? यहाँ तुम्हारे पीहर की तरह झाड़ में रुपये नहीं लटके हैं। माँ बाप ने कुछ तो काम करना सिखाया होगा। कभी जार फोड़ देती हो, कभी रोटी जला देती हो, तो कभी सब्जी में नमक ज़्यादा है। ढंग से काम करो,
नहीं तो पीहर वापस भिजवा दूंगा। गुस्से की 8 आंखें होती हैं। वह सदैव सुपात्र को ढूंढ लेता है। बीवी क्या तो बिगाड़ सकती है। जो डांट उसे बॉस से मिली, उसने भाषा बदलकर ज्योति के हवाले किया। भार बांटने से ही हल्का होता है, लेकिन यहाँ दांव उल्टा पड़ा। मेरे पीहर के बारे में ऐसी गिरी हुई बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ज्योति की आंखों से अंगारे बरसने लगे थे। अरे शर्म किस बात की? सांच को आंच नहीं, सही को सही कहना अपराध है क्या? साफ क्यों नहीं कहते? तुम्हारा मन अब मुझसे भर गया। वहां ऑफिस में चुड़ैलें मिल जाती होंगी ना। बिना बात मुझ पर लांछन लगाती हो। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने बिगाड़ कर रख दिया है। जरा भी मैनर्स नहीं सिखाए। हर बात पर अकड़ जाती हो। मेरे गुस्से को शह मत दो। एक हाथ पड़ गया तो धूल चाटती फिरोगी। बात बढ़ती गई। यह उसके धैर्य की अंतिम सीमा थी। उसने उसी दिन अटैची में गहने एवं कपड़े डाले तथा सीधे पीहर की राह ली। मेरे पीहर को इतना लज्जित कर दिया। अब उसी चौखट पर आकर नाक रगड़ोगे तभी वापस आऊंगी। 4 दिन में फूंक निकल जाएगी। तब पता चलेगा ज्योति क्या क्या काम करती थी। उसने जाते हुए तीर डाला। उसके माँ बाप उसे जी जान से प्यार करते थे। जो आग समझाकर बुझाई जा सकती थी, उनके कवच ने उसे और हवा दी। उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था। उन्हें पता था ज्योति ने जिद पकड़ ली तो पकड़ ली। अब वह गर्भवती थी। उसके पेट में एक नन्हा शिशु उकड़ू सा बड़ा होने लगा। बाहर उसका बाप घोड़े की तरह अड़ा था। गरज है तो अपने आप आएगी। मेरी तो ज्योति भी ससुराल नहीं जाने वाली। ज्योति की सहेली मोनिका ने ज्योति के गर्भवती होने की खबर शरद को दी। तब वह बड़बड़ाता हुआ चला गया। क्या यह खबर वह खुद फोन करके नहीं बता सकती थी? इतनी अकड़ किस बात की है? इधर वह अड़ गई। समाचार भिजवाने के बाद भी नहीं आए। कितना अहंकार! इस समय तो अच्छे अच्छे बाप पिघल जाते हैं। अगर अभी नहीं आए तो मैं जीवन भर नहीं जाऊंगी। सारी अकड़ निकाल नहीं दी तो मेरा नाम भी ज्योति नहीं। इस घटना के 8 माह बाद ज्योति के घर पुत्र जन्म की किलकारी गूंजी, जिसका नाद शरद के घर तक गया, पर वह नहीं आया। वह भी पूरा जिद्दी था। ससुराल जाऊंगा तो बुलाने से ही, वरना राम भजो। वह और तुनक गई। बच्चा होने पर भी मिलने नहीं आए। इतना अभिमान! अब मैं उन्हें बर्बाद करके ही छोड़ूंगी। शरद के माँ बाप होते तो वह अपने मम्मी पापा से उनकी बात करवा देती, पर वे तो उसके विवाह के पूर्व ही चल बसे थे। अब उसे समझ में आया, अनाथ बच्चे कितने बेपरवाह होते हैं। आगे नाथ न पीछे पगहा, एक कारण नाचे यह गदहा। इसी मूछ की लड़ाई में 2 वर्ष बीत गए। बीज अब वृक्ष बन चुका था। उन्माद कलह वृक्ष की जड़ है। हठ और अहंकार इसके खाद बीज हैं। अपनों की शह इसे पानी देती है। दुर्भाग्य इसका तना है। अपरिपक्वता, निर्बोधता एवं विवेक शून्यता इसकी टहनियाँ हैं। दुख एवं बदनामी इसके फल हैं। समय सबको निगल जाता है, सिवाय उन यादों के जो समय को भी पीछे छोड़ देती हैं। हम जिन्हें पूरी ताकत से भुलाने का प्रयास करते हैं, वो उतने ही वेग से हमें याद करते हैं। ज्योति जितना शरद को भुलाने का प्रयास करती, वह उतनी ही ताकत से उसकी यादों के आकाश पर पंख फैलाकर मंडराने लगता। तब उसे वे हसीन मंजर याद आते जब दोनों एक दूसरे को जी जान से चाहते थे। वो घड़ियां याद आती जब दोनों हाथों में हाथ लिए घंटों बाग बगीचों में घूमते होते। वो मधुर पल याद आते जब मोहब्बत परवान चढ़ी थी। वह घंटों रूठती, वह घंटों मनाता। व्यथित मन को यादों का ही सहारा होता है। दुर्भाग्य के एक झोंके में सब कुछ बह गया। वह मात्र दृष्टा बनकर देखती रह गई। इन दिनों वह शरद के दिए उपहार ढूंढने लगती, उस हार को हाथों में लेकर सहलाती जो उसने मधुयामिनी के दिन भेंट किया था। वो साड़ियाँ, वो सलवार सूट उसे प्रिय लगने लगे जो शरद ने उसे समय समय पर भेंट किए थे। वह अक्सर इन्हें पहनती, इन्हीं से जुड़ी यादों को कुरेदती, पर तभी
हठ के कई वर्तुल उसके विचारों को चारों ओर से घेर लेते। पहल करके समस्या सुलझाना उसे नागवार था। शरद भी 2 वर्षों के बिछोह में कंटाल गया। उसे भी वो हसीन पल याद आते। रात तकिया पटकता रहता, पर हठ पटकने को तैयार नहीं था। कलह वृक्ष को अब तन्हाई की दीमक खाने लगी थी। मन बावरा है, कई बार वह उसी की एक झलक पाने को बेताब हो उठता है, जिसे वह बलात् छोड़ आता है। उन्हीं राहों पर भटकने लगता है जो उसे रास नहीं आई थी। तन्हाई की सूनी राहों पर चलते चलते इंसान थक जाता है। तन्हाई रूपी बीमारी का इलाज तो प्रेमियों का दीदार ही है। कलह का वृक्ष विवेक, अनुभव एवं सुमधुर यादों की कुल्हाड़ियों के संयुक्त वार से ही कटता है। इसी दरमियान शरद के चाचा रामेश्वर नाथ उसके शहर आए। उम्र 70 वर्ष, लंबी धवल दाढ़ी, तीखा नाक एवं धंसी हुई आंखें, जिनके पीछे 7 दशक का अनुभव था। बुढ़े ने पहले ही दिन सारी बात ताड़ ली। एक बार देर रात तक चाचा भतीजे बतियाते रहे। रिश्तों की भी बातें हुई, इनके बनने बिगड़ने की भी व्याख्याएं हुई। इसी चर्चा के बीच अनायास बात करते करते शरद के आंसू टपक पड़े। मन का दर्द अपनों का सानिध्य पाकर पिघल गया। विवेक की लगाम छूट गई। आंखों की कोर से आंसू हटाते हुए बोला, चाचा, जिनके माँ बाप नहीं होते उनका संसार में कोई नहीं रह जाता। भावातिरेक जाने क्या क्या बोल गया। रामेश्वर नाथ को नश्तर लगे, पर वे घूंट पीकर रह गए। बस इतना ही कहा, सब किस्मत का खेल है। कुछ देर चुप्पी रही। रामेश्वर नाथ जी पुराने चावल थे, विचार कर बोले, एक काम करना, इस बार दुर्गाष्टमी पर सुबह गढ़ी वाले मंदिर में चढ़ावा चढ़ा कर आना, सब ठीक हो जाएगा। माँ सबके दुखों को हर लेती है। इन्हीं दिनों रामेश्वर नाथ ज्योति के यहाँ भी गए। बहू को आशीष एवं बच्चे को ढेरों उपहार देते हुए उनकी आंखें सजल हो उठी। बच्चे को गोदी में लेकर बोले, पूरा शरद पर गया है, वैसा ही तीखा नाक, बड़ी बड़ी आंखें। बचपन में शरद ऐसा ही लगता था। फिर ज्योति की तरफ मुंह करके बोले, शरद की तरह अकड़ू तो नहीं है? ज्योति के रुके हुए आंसू उबल पड़े। सर पर हाथ रखते हुए रामेश्वर नाथ बोले, सब ठीक हो जाएगा। इस बार दुर्गाष्टमी पर सुबह मंदिर चढ़ावा लेकर जरूर जाना। दुर्गाष्टमी पर मंदिर चारों ओर बंधनवारों से सजा था। सूर्य किरणों के पड़ने से मंदिर के कलश चमकने लगे थे। 16 श्रृंगार किए माँ अपने भक्तों की हर आस पूरी करने को तत्पर थी। भक्तों की उपासना से प्रसन्न निर्गुण ब्रह्मा की शक्तियां सगुण में सिमट गई थी, जो सबके हृदयों में रहती है। उससे भला अपने भक्तों का कौन सा दुख छुपा रह सकता है। चढ़ावा चढ़ाकर शरद मुड़ा ही था कि ज्योति एक हाथ में चढ़ावा लिए एवं दूसरे हाथ से बच्चे की अंगुली थामे ऊपर चढ़ रही थी। मात्र 2 सीढ़ियां शेष थी, एक अहंकार एवं दूसरी हठ की। दोनों की आंखें मिली, दोनों वहीं ठिठक गए। आंखें वाचालता की हर सीमा का अतिक्रमण कर रही थी, पर जिह्वा पर हठ के पहरे लगे थे। 2 याचक, एक मांग, लेकिन पहल कौन करे? माँ हर आस पर कुदरत रखती है। तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। देखते ही देखते बच्चा ध्यान चूका और सीढ़ियों से लुढ़कने लगा। ज्योति चीखती, उसके पहले ही शरद बेतहाशा बच्चे के पीछे भागा। उसे अपने हाथों से उठाया एवं गोद में लेकर ऊपर आया। बच्चे के माथे से खून बहने लगा था। उसने जेब से रुमाल निकाला एवं कसकर उसके माथे पर बांधा। सर पर खून भरी पट्टी बांधे बच्चा ऐसा लग रहा था मानो वह भी माँ के दरबार में लाल पट्टी बांधकर अपने पिता का प्यार मांगने आया हो। पल भर के लिए
वक्त थम गया। ज्योति अब भी चुप थी, पर आज शरद सौभाग्य से मिले इन पलों को छोड़ना नहीं चाहता था। अपने सारे दंभ को समेट कर बोला, कैसी हो ज्योति? इन 3 शब्दों को कहने में उसे जितनी शक्ति इकट्ठी करनी पड़ी, उतनी प्रेम के असंख्य शब्द कहने में भी नहीं जुटानी पड़ी होगी। आंखों के बिना ज्योति कैसी हो सकती है? वह सर झुकाकर बोली। शरद भीतर तक कांप गया। एक के कदम बढ़ाते ही दूसरे का कदम बढ़ा। फिर तो मानो कदम ताल मच गई। अब गुस्सा थूक भी तो। इतनी अच्छी हो, इतनी सुंदर हो और इतनी बुद्धिमान, फिर इतना हठ क्यों करती हो? उसने कांपते हुए से ब्रह्मास्त्र डाला, तुम जैसों की अकल ठिकाने लगाने के लिए। उसकी आंखों में अनार के दाने नाचने लगे थे। अब तुम कहो तो 10 उठक बैठक लगाऊं? शरद ने कान पकड़ते हुए कहा। उस दिन वह वापस पीहर नहीं गई। उस रात ज्योति के पिता ने रामेश्वर नाथ जी से पूछा, यह चमत्कार हुआ कैसे? कुछ भी नहीं। अब शरद मर्म की बात समझ गया है। क्या? मिस्टर मेहरा की आंखें विस्मय से फैल गई। बच्चों का हठ पानी पर खिंची उस लकीर की तरह होता है जो क्षण भर में मिट जाता है। बूढ़ों का हठ पत्थर पर खिंची लकीर की तरह होता है जिसे मिटाना दुष्कर है। मगर स्त्री का हठ? कहते कहते रामेश्वर नाथ जी रुक गए। उनकी आंखों में गांभीर्य तैरने लगा। स्त्री का हठ? बात पूरी कीजिए आप। कौतुक भरे मिस्टर मेहरा अब उत्तर के लिए चाचा जी को देख रहे थे। स्त्री का हठ मोम पर खींची उस लकीर की तरह होता है जो प्रशंसा की थोड़ी सी आंच में पिघल जाती है। रामेश्वर नाथ जी ने उत्तर दिया। दोनों बूढ़े अब धरती पर लाठी टिकाए खिलखिला रहे थे। यह थी श्री हरिप्रकाश राठी जी द्वारा लिखित कहानी लकीरें। मेरी आवाज़ में यह कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।